बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, मगर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की अगर बात करें तो नहायत ही खटारा है। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, मगर क्या इस एक इफ्तिताह के साथ एक मंसूबे के साथ ही कराची के तमाम मसाइल हल हो गए? मज़ीद कौन से मसाइल इसके ऊपर बात करेंगे। मगर सिंध के ऊपर रूल करने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कह रही है कि पूरी कुव्वत के साथ पंजाब में उतरेंगे और 1979 की तर्ज पर लाहौर को एक मरतबा फिर से क्लीन स्वीप करेंगे। यकीनन ख्वाब बड़ा सुहाना है, मगर इसकी ताबीर भी क्या इतनी सुहानी है, यह हारून साहब से हम जानेंगे। आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है सियासत के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। समिट जो डेमोक्रेसी समिट मुनक़िद हुआ, उसके हवाले से मैं हारून साहब से कोशिश करूंगी बात हो। मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। उनकी हलाकत के ऊपर जब बात करेंगे तो हलाकत के साथ ही कई ऐसे तनाज़ात हैं जिनके ऊपर शदीद बात हो रही है और बहुत सारी ऐसी वजूह हैं जो पेश की जा रही हैं। वन बाय वन कोशिश करेंगे कि तमाम का खुलासा हारून साहब के जरिए आप तक पहुंचा सकें। इंडिया की जब बात करेंगे तो रूसी सदर ने भी इंडिया का दौरा किया है। कौन कौन से अहम ऐसे सरमायाकारी के मुआहदे हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए गए हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले कराची की तो मैं बात की, मगर अभी तो अपोजिशन को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मिलकर बाहर निकलना था, लॉन्ग मार्च करना था। मगर लॉन्ग मार्च से पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब को क्या हुआ? इतने सख्त बयानात, क्या बात है? कितनी दफा मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये अलग अलग डील करेंगे। ये इतनी दफा फिक्रा मैंने कहा है कि मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तकरार करने लगा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस वक्त तक जब तक ये कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, यानी मार्च में वो करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते मार्च के महीने में, तो ये मुत्तहिद रह सकें। मौलाना फजलुर रहमान मुस्तफ़ी होने तक की तो धमकी दे चुके हैं। उनका ख्याल है इस्तीफे देने चाहिए। इस्तीफों का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी अलग डील कर रही है। भाई उनके कागजात ही गुम हो गए मुकदमे के। अब आप मुझसे ये ना पूछें कागज कैसे गुम हुआ है, क्योंकि मैं अभी जर्नलिज्म छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है जब तक मेरी सेहत ठीक है। तो कागजात ही गुम हो गए। और मतलब ये उन्होंने जो बयान दिया है, जरा उसके लब लहजे पे गौर करें कि इसके खिलाफ एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और ये मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करता, इसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है। भाई जितनी जरदारी साहब को मोहब्बत है उतनी उनको मोहब्बत है। अब ये तो किसी के पास डाटा नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा लूट मार की है, ये शरीफ ख़ानदान ने ज़्यादा किया है, इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये शरीफ ख़ानदान ने। ये तो एक बड़ा थिंक टैंक चाहिए, वो महीनों काम करे तो फिर शायद कोई अंदाज़ा हो सके। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बल्कि तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब कौन सी करप्शन कम है? सिर्फ ये है कि एक आदमी के बारे में कहा जाता है, वज़ीर आज़म के बारे में, कि वो करप्शन नहीं करते, मगर उनके नीचे तो करप्शन उसी तरह फल फूल रही है। तो ये अलग अलग मैदान में उतरेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे और अलग अलग ये डील करेंगे। मैंने बारहा आपसे अर्ज किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी अलग मुलाकातें करते हैं। उनको अगर कोई, उनका तो मसला ये है ना कि इस वक्त वो असम्बली में नहीं है, सेनेट में बराए नाम नुमाइंदगी है, तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो वो कर लेंगे। वो गए हैं, वैसे अपना स्पीकर का क्या नाम था, या सादिक साहब गए हैं वहाँ लंदन उनसे बात करने के लिए। तो ये ज़रा सा माहौल साजगार होता है और ज़रा सी राहत मिलती है तो ये बिगड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। फिर दूसरे पहलू देख लें ज़रा। बल्दियाती इलेक्शन में जरदारी साहब ने एक ख्याली जन्नत बसा ली है कि यहाँ 30,000 वोट मिल गए। वो एक आदमी के पाँव के नीचे बटेरा आ गया था ना, तो उसने अपनी अम्मा से कहा आज के बाद बटेरे ही खाएंगे, आज के बाद घर में दाल नहीं पकेगी, सब्जी नहीं पकेगी। तो ये तो इनके पाँव के नीचे बटेरा आ गया लाहौर में। पीटीआई के कुछ लोगों ने वोट दे दिए, अपना मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने दे दिए, ताहिरुल कादरी ने दे दिए। पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं था, तो जाहिर है एंटी मुस्लिम लीग वोट इनको मिलना ही था। सही। अब वो एक ख्वाब ख्याल की जन्नत इन्होंने बसा ली है और उसी में रह रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिलेगा। बल्दियाती इलेक्शन में कुछ इंडिविजुअल जीत सकते हैं, उससे ये और खुद फरेबी का शिकार हो जाएंगे। यानी जिन लोगों को ना पीटीआई का टिकट मिलेगा ना नून लीग का मिलेगा, तो जाहिर है उनमें से बाद पीपल्स पार्टी का टिकट ले लेंगे। पैसे भी जरदारी साहब देंगे, पैसे उनके पास बहुत हैं, क्योंकि उनका टारगेट तो है बेटे को वजीर आजम बनाना।
किसी का इस मुल्क में ये टारगेट नहीं है कि मुल्क ठीक हो जाए, इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये खान साहब का भी नहीं है। खान साहब का ये दोस्त तो भलाई जो बदला लिया जाए, और अगर इसमें मुल्क भी कुछ बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये उनका तो मसला है, नवाज शरीफ साहब का मसला ये बेटी को वज़ीर आज़म बनाना है। इसीलिए तो, वरना अगर वो शहबाज शरीफ पे एग्री कर लेते तो उनके आधे से ज़्यादा मसाइल तो सिर्फ इस बात से हल हो जाते। ठीक। तो ये अपनी ख्वाहिशात के बंदे हैं, इसको कुरान मजीद कहता है अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। तो ये बल्दियाती इलेक्शन में अभी एक बड़ा तमाशा होगा, इसमें ये सब पछताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है पंजाब में नून लीग के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं अगर एक दूसरे से ना लड़ पड़े, अगर ख़ानदान में इख्तलाफात बहुत ना बढ़ गए और हमजा और शहबाज शरीफ डिसइंटरेस्टेड ना हो गए, तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई सिंध में तो मैं जीत ही जाऊंगा। हालांकि सिंध में अगर कराची में मर्दमशुमारी हो गई नहीं जो होनी चाहिए, जिसका फैसला हो चुका है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी इतनी सीटें हों। अंदरून सिंध से 10 सीटें भी अगर वो हार गए तो उनकी तो सिंध में हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो ये सब जब मैंने आपसे बार बार अर्ज करता हूँ, ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो जाने दें इनको। आपको क्या फिक्र लगी हुई है? हमें तो मुल्क की फिक्र है हारून साहब, हमें मुल्क की फिक्र है। एक और भी फिक्र है ना हारून साहब, आपने कहा कि ये सब अलग अलग डील करेंगे, बिल्कुल बजा आपने फरमाया। अगर जरदारी साहब इतना सख्त लहजा अपनाए हुए हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने सख्त जवाब क्यों नहीं दिया? राना सनाउल्लाह साहब, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी बड़े धीमे नजर आए, इसकी क्या वजह है? अब आपने सही सवाल किया है। अब वो है फंसे हुए। वो पीर पगारा ने शरीफ खानदान के बारे में कहा था कि ताकतवर हों तो गरीबान पकड़ते हैं और कमज़ोर हों तो घुटने पकड़ते हैं। ये है वो मामला। यानी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो इतने अग्रेसिव आदमी हैं, बोल्ड आदमी हैं कि उनके तो मुंह से फिक्र ही नहीं निकल रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब भी मनमना ही रहे थे ना। वजह यह है कि ऑप्शंस क्लोज्ड हैं। ऑप्शन यही है कि पीपल्स पार्टी साथ मिले और उसके नतीजे में अपना कुछ बात बन सके, फिर ANP भी आ जाएगी। मसला यह है, आपने वो क्लिप देखा है जिसमें गुंबद खिजरा, आप अंदाज़ा करें, गुंबद खिजरा के नीचे खड़े होके तलाल चौधरी फोश कलामी कर रहा है बिलावल के बारे में। फोश कलामी ऐसी जो बयान ही नहीं की जा सकती। तो आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब की ईगो नहीं है? ये सब अपनी ईगो के मारे हुए लोग हैं और अपने मफादात के मारे हुए लोग हैं। इनको मुल्क से क्या है? ठीक है, ठीक है हारून साहब, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा है, मगर जो तहरीक अदम एतमाद के बड़े बड़े दावे कर रही थी, ऑपोजिशन की अदम एतमाद लाई जाएगी पंजाब के हवाले से, फिर उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई या अभी बाकी है? मेरा ख्याल है अगर आप पसंद करें तो फातिहा पढ़ लें इसकी। कुछ दिन में इसके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लोग हैरत ज़दा होंगे। कौन सा लॉन्ग मार्च और कौन सी जनाब कौन सा इत्तेहाद, जब बाहमी एतमाद ही नहीं है। सवाल पैदा ये होता है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग पे एक बात नहीं, नून लीग का लीडर गुंबद खिजरा के साए में खड़ा होके अपनी हलीफ पार्टी जिसके साथ मिलकर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लानी थी, जिसका कुछ काम भी हो चुका था, मैंने आपको बताया था, संजय रानी साहब के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए इनकी मीटिंग्स होती रही। ये एक दूसरे को धोखा देते हैं। लोग हमसे बाद औकात कहते हैं पिछली दफा तो आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। ओ भाई, हम तो आपको खबर देते हैं जो वाकया हो रहा होता है। मसलन आप गए हैं, अयाज सादिक साहब लंदन, तो आपको बता दिया कि उनको मनाने के लिए गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दें और बेटी को पीछे हटा लें। अब हमने तो आपको खबर दे दी, अब आप कहेंगे कि अगली दफ़ा तो आपने कहा कि नहीं, वो तो मरियम ही मैदान में होंगे। भाई, जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, ये सारे विम्सिकल हैं। भूखा जो होता है ना, भूखा, वो अगर होटल में जाए तो उसने अगर 2 चपातियाँ खानी हो तो 4 का ऑर्डर देता है, और 1 सालन की ज़रूरत हो तो 2 प्लेट सालन मंगवाता है। ये हैं भूखे, ये हैं मेंटली सिक, ये मरीज हैं, इन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हमने इन्हें लीडर समझ रखा है। ठीक है, तो जो इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स आ रही थी, बातें हो रही थी कि शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गई, अब इमरान खान साहब की हुकूमत फिर से मजबूत हो गई, ऑपोजिशन ने साबित किया वो अब भी कमजोर है?
देखिए, वो का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम मुझे याद नहीं रहा, उसने कहा था सियासत में एक हफ्ता बहुत तवील अरसा होता है। फौरी तौर पे तो देखिए ना इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। मसलन ग्रीन बस का इफ्तिताह कर दिया उन्होंने आज जाके जी, जो एहसन इकबाल साहब ने भी कोशिश की। ये भी एक अजीब लतीफ़ा है, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, K4 पे काम शुरू हो जाएगा, ठीक, ये कुछ दिन ये बसें जो हैं ये चलेंगी आजमाइशी तौर पे, फिर बाकायदा चलने लगेंगी। 1.5 लाख मुसाफिरों को फ़ायदा होगा जी। दूसरा मसला आपको पता है वहाँ मसले क्या है, नंबर 1 पानी का है, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट का। पानी का जो है वो उनकी कोशिश ये है कि 16 महीने में मुकम्मल हो जाए, ठीक, और ट्रांसपोर्ट का भी वो हो जाएगा अपना सर्कुलर रेलवे का, जिसके लिए चीफ जस्टिस का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो तो बहुत तकरीबन नामुमकिन काम था, चीफ जस्टिस के दबाव की वजह से हो गया, वो भी हो गया। 250 अरब रुपए उस पर खर्च होंगे। जब ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा, पानी का अगर हो जाए ये डिपेंड करता है, क्योंकि खान साहब की स्पीड ज़रा स्लो है, तो वो एक्लिप्स हो जाते हैं राय से, दूसरों की राय से। एक राय पहले सुनते हैं फिर दूसरी सुनते हैं, जैसे अमेरिका के बारे में किया है, समिट के बारे में। अगर ये कर लेते हैं पानी का, ट्रांसपोर्ट का और कूड़े का, ठीक है, वो तो कूड़े को इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर वो छोड़ देंगे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, सूबाई हुकूमत जो है यही रवैया इख्तियार करेगी, तो उसके लिए इतना बजट तो नहीं चाहिए, उसके लिए 250 अरब रुपए तो नहीं चाहिए जो पानी के लिए चाहिए और इसके लिए चाहिए। इसके लिए 16 अरब रुपए वैसे चाहिए थे, अब 26 अरब रुपए लगे हैं ग्रीन लाइन पे। तो वो इसकी पोजीशन मजबूत हो गई। जब वो आपस में लड़ पड़ेंगे हलीफ, तो ऑब्वियसली पोजीशन मजबूत होगी। कल खान साहब कोई गलती करते हैं तो उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बतें काफ लीग के साथ बढ़ रही हैं, माजी में तो इनके बड़े तल्ख तजर्बात रहे इन दोनों जमातों के आपस के इत्तेहाद के हवाले से। अब के बारे में आप क्या अंदाजा लगाते हैं, पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के हो सकती है अगर काफ लीग इनके साथ बैठ जाती है मुकम्मल तौर पर? देखिए, चौधरी साहब तशरीफ़ लाए, चौधरी शुजात साहब जी, एक बुज़ुर्ग के पास मशवरा करने के लिए 2013 के इलेक्शन से पहले उन्होंने पूछा, एक बहुत दाना वाइज आदमी के पास, जिनके पास बहुत से लोग जाते हैं, मशवरा करने के लिए आए। उन्होंने एक फ़िक्रे में उन्हें मशवरा दिया। उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी से अलायंस करें या अलायंस करें इमरान खान से। तो उन्होंने कहा कि अगर तो आपने जाना है वलीमे में तो इमरान खान के साथ अलायंस कर लें, इन दी लॉन्ग रन फिर वही हुआ। और अगर आपने जनाजे में शरीक होने का इरादा है तो जरदारी साहब के साथ कर लें। तो उन्होंने जरदारी साहब के साथ किया और आपने देखा कैसी तबाही आई। अगर उस वक्त वो इमरान खान के साथ अलायंस कर लेते 2013 में, तो वो 15-20 सीटें जीतते और अगले इलेक्शन में भी 15-20 शायद 25 सीटें जीत लेते। तो ये जो ख्वाब है ना कि ये नुकाब लीग और ये मिलके कुछ कर सकते हैं, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी आज भी नून लीग है, ये एक रियलिटी है। सही। अब कोई ना मानना चाहे, उससे इनकार करना चाहे, उसको कोई इलाज नहीं है। पीटीआई वाले भी नहीं मानते। दूसरी बड़ी पार्टी पीटीआई है। ठीक। अगर समंदर पार पाकिस्तानी उसी तनासब से वोट दे देते हैं जो गेस किया जा रहा है, तो फिर पीटीआई बड़ी पार्टी होगी। शर्त यह है कि महंगाई कहीं रुक जाए, डॉलर कहीं रुक जाए, ये शर्त है, वरना इनके वोट बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा यह है कि पार्टी की तंजीम बेहतर हो। तो ये अभी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन इस वक्त फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुंचा है और कराची में उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है और मजीद मजबूत हो सकती है। ठीक है। हारून साहब, मईशत के हवाले से आपने बात की, मैं इसके ऊपर भी आपसे सवाल करती हूँ, मगर आपने जिस तरह से ग्रीन लाइन के हवाले से बात की और आपने कहा वहाँ भी एक बड़ा तमाशा हुआ था, तो नून लीग का मौक़िफ़ तो क्या आप नहीं समझते अपनी जगह उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि बड़ा काम ये होता है कि आप मंसूबा पेश करो, मंसूबा हमने दिया, कुछ काम भी हमने शुरू कराया, तो अलामती तौर पर इफ्तिताह अगर वो करने चले गए थे तो वहाँ पर मारपीट हुई, वो सब ने देखा, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये कहते हैं ये तो तख्ती अपनी लगाने पहुँच के मंसूबा तो नून लीग का ही था। अच्छा, सवाल ये है, एक वाक़या आप मुझे अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से एक वाक़या आप मुझे बता सकते हैं
कि किसी हुकूमत ने कोई मंसूबा बनाया। पहली बात यह है, इनके बाप का पैसा है किसी के भी, ये मुल्क के अवाम का पैसा है, हमने तोहफा दिया है। तोहफा तो वो होता है जब मैं अपनी जेब से खरीद के आपको पेश करूं या आप मुझे दें तोहफा। तोहफा ये तोहफा कैसा है? ये अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए देते हैं कि कुछ सीटें जीत सकें, और सियासी तरजीहात के तहत तरक्याती मंसूबे बनाए जाते हैं। कौमी ज़रूरत के मुताबिक, आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते। दूसरी बात यह सफ़ेद झूठ है कि 70% काम मुकम्मल हुआ था। आप एक वर्थवाइल जर्नलिस्ट का मुझे बता दें मौक़िफ़, कोई दयानतदार जर्नलिस्ट जो कुछ गैर जानबदार, पूरा तरह गैर जानबदार ना भी हो, जो ये कहे कि 70% का 30% काम हुआ था। रावलपिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में कितने अरसे में बने ये बसों के मंसूबे? कितने अरसे में बने? 6 महीने में, 8 महीने में, साल में। साल से ज़्यादा तो किसी पर टाइम नहीं लगा। उनका तजुर्बा था और तवील तजुर्बा था इसका, कंस्ट्रक्शन का, बड़े बड़े मंसूबे बनाने का। इसी से तो उन्होंने पैसा बनाया शरीफ खानदान ने। और किस चीज़ से बनाया? लंदन के फ्लैट कहाँ से खरीदे? और अभी तो और बहुत सी जायदादें निकलेंगी। अभी तो कुछ अरसे के लिए एक तरह का सीज फायर है ना, अभी बहुत जायदादें निकलेंगी। जरदारी साहब की बहुत निकलेंगी, इनकी भी बहुत निकलेंगी। अच्छा, 2016 में शुरू किया कराची का, उसमें तो 2 साल पड़े थे। 2018 में गए तो उसे मुकम्मल नहीं कर सकते थे? अगर चाहते तो उसे मुकम्मल कर सकते थे। चूंकि इन्हें पता था कि कराची में हम मुकम्मल भी कर दें तो ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ठीक, तो सर्वे कराते रहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करता है पॉलिटिकल, वो नून लीग करती है। ये मुस्तकिल सर्वे कराते रहते हैं। ये आज से नहीं करा रहे सर्वे, ये 1990 से सर्वे करा रहे हैं। और उस वक्त भी वो उस सर्वे के से इन्हें बहुत फायदा पहुंचा था। गैलप से कराया था, मैं देखा था वो सर्वे। मैं 83 से ऑनवर्ड उनके सर्वे देख रहा हूँ। तो वहाँ मुकम्मल नहीं करा सकते थे ये। दूसरा, ये क्या बात है कि एक नई हुकूमत आ गई, अलामती इफ्तिताह। अलामती इफ्तिताह आपने कभी सुना है? ये इस्तिलाह मैंने पहली दफ़ा सुनी है। जैसे मुशर्रफ साहब की इस्तिलाह थी इनलाइटेंड मॉडरेशन, अलामती इफ्तिताह। भाई आपका क्या ताल्लुक है? उर्दू में कहते हैं आपसे मतलब। तो बिल्कुल ठीक, उन्हें धक्के दिए। और उन्हें धक्के क्या दिए? इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। इनको मजाक है, फितना फैलाते हैं जाके। और यही नहीं फैलाते, जरदारी साहब भी फैलाते हैं, खान साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये एक दूसरे के जाती दुश्मन बन गए हैं। ये सियासत नहीं कर रहे, ये दुश्मनी कर रहे हैं। इक़्तिदार के भी सब भूखे हैं, और बाकी करप्शन का भी हाल आपको पता ही है। उसमें मजीद क्या कहने की ज़रूरत है। सही है। लेकिन हारून साहब, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये समझते हैं कि महंगाई है और जो हालात है मईशत के, उसमें जितने भी लोग इस वक्त हुक्मरान हैं या अपोजिशन के, वो सब के सब हमारे दुश्मन हैं। मईशत की क्या सूरत हाल है? जितने भी वज़रा आते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर जा रहा है, मईशत के आशारिये बेहतर हैं। अगर सब कुछ बेहतर है तो फिर डॉलर मुसलसल ऊपर क्यों जा रहा है? रुपए की कदर मुसलसल कम क्यों हो रही है? नहीं, 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉलर, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रहा है, तीसरा महंगाई है, और बल्कि चौथा भी है बेरोज़गारी है। तो ये दावों की क्या बात है? मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि इनके दावों को छोड़ें, देखें कि ज़मीन पे हक़ाइक़ क्या हैं, वाक़यात क्या रूनमा हो रहे हैं। वाक़या ये है कि डॉलर जो है मसलसल हर रोज़ बढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज मसलसल गिर रही है जी। अब मैं आपको जो हिसाब किताब मैंने आज लगाया वो आपको बताता हूँ, यानी कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से, और टॉप एक्सपर्ट्स की मदद से। 31.5 या 32 बिलियन डॉलर अगले साल दरकार होंगे। कर्जे वापस करने हैं, यानी जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसके बावजूद, और जो आपको बाहर से तरसीलात ज़र होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे, उसके बावजूद आपको चाहिए होंगे 31.5 या 32 बिलियन डॉलर, या कम अज़ कम 31 बिलियन डॉलर। बहुत फसलें अच्छी हो जाएं, कोई और चीज़ अच्छी हो जाए, पेट्रोल की कीमत और गिर जाए तो थोड़े से कम कर लें। वो कहाँ से लाएंगे? वो लेंगे कर्ज। जब वो कर्ज लेंगे अगले माली साल के दौरान, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा। तुर्की वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, तुर्की की मईशत तो मजबूत है, जैसे मलेशिया में बहरान आया था 15-20 साल पहले, मगर IMF के बगैर ही उन्होंने संभाल लिया था। यहाँ तो आप देखिए ना, यहाँ बैठा हुआ कौन है मामला चलाने के लिए? यहाँ उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, यहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी पाए जाते हैं,
या एजाज चौधरी किस्म की मखलूक पाई जाती है, या वो आमिर कैनी साहब पाए जाते हैं। दवाओं की कीमतें 4 गुना बढ़ गई उनको इनाम के तौर पे, और माफिया वहाँ बैठा हुआ है जहाँ कीमतों का तयन होता है जी। और उसकी बजाय वो उसको वजारत से हटा के तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। वो उसी तरह पार्टी वाले रो रहे हैं कि ये रोज चंदा मांगता है। वो चंदा थोड़ी होता है, चंदा थोड़ी होता है, कहा तो चंदा ही आता है, वो तो भत्ता होता है। तो इन लोगों के होते हुए अगर आपका ये ख्याल है, मैं अगर वक्फा नहीं करना आपने, तो मैं अभी आपको नुस्खा सादा सा बता देता हूँ कैसे ठीक हो सकता है। प्लीज अगर वक्फा करना है तो उसके बाद बता नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ठेकेदारी निज़ाम में कम अज कम 400 से 600 अरब रुपए ज़ाय होते हैं। एवरीबडी नोज 17% है जो मिनिमम है। एक अदारा नीम फौजी नीम सरकारी, उसमें है रेट 17%, ठीक है। बाज़ जगह पे है 24%। वहाँ पे सिंध में है 35% से शुरू होकर 50% तक। बलोचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। आप इस ठेकेदारी निज़ाम को बदल दें, डिजिटलाइज कर दें, कंप्यूटराइज कर दें और नया ठेकेदारी निज़ाम वज़ा कर लें, 400 से 600 रुपये ये बच गए मिनिमम, ज़्यादा बच सकते। नंबर 2, FBR को तोड़ दें, बिल्कुल इसकी नई तश्कील करें। उसकी ज़रूरत इनके अंदर नहीं है, ये कर नहीं सकते। वैसे आपको कम अज़ कम 700-800 अरब रुपये मजीद मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इंस्पेक्टर तो तकरीबन सब के सब नीचे जो हैं, और असेसर, ये 2 तो बिल्कुल सारे के सारे फारग करने चाहिए। कुछ आदमी रिटेन करने चाहिए, इनको दूसरी मुलाजमतें दे दें या गोल्डन शेक हैंड दें। नंबर 3, आप प्राइवेटाइज कर दें PIA को, रेलवे की मालगाड़ियों के निज़ाम को, और जहाँ जहाँ कर सकते हैं स्टील मिल। 400 अरब रुपए की आपको इसमें से बचत होगी। ठीक है। आप रेकोडेक का मसला नेगोशिएशन के साथ हल कर लें, आपको $3 बिलियन मिनिमम सालाना मिलेंगे। ये बनते हैं कोई 1500 अरब रुपए। इसके बाद कौन सा मसला हुआ? अब आप कहेंगे कि तुम्हें पता है, तो इनको नहीं पता। इनको पता है, ये कर नहीं सकते, ये लस्ट के मारे हुए हैं। ये PIA में जब वो जाते हैं ना, वो सलाम पेश करते हैं। मसलन अमेरिका से आना था पाकिस्तानियों ने, जब कोविड फैला, PIA ने फ्लाइट्स चलाई, तमाम टिकटें एम्बेसी ने सिफारिश पे दी, तमाम टिकटें तकरीबन। अदाकारा मीरा को मिल गई टिकट, उसके आने की। यहाँ क्या आके उसने कौन सा बड़ा काम करना था? और बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ जहाँ जिन्होंने आके काम करना था और उससे मुलाजमतें पैदा होती और लोगों को फायदा होता, उनको नहीं मिली। ये सारे पावर एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, ये मुल्क के मसले हल करने के लिए नहीं बैठे। फिर हर एक के गिर्द खुशामदियों को हुजूम है। पाकिस्तान का कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सकता हो। ये दरबारियों की वजह से, इस जागीरदाराना कल्चर की वजह से, ये खुशामद की वजह से ये मसले हैं। वरना ये जो मैंने जो तजावीज़ दिए, तो मैं कोई माहिर मईशत तो नहीं हूँ, मैं तो मईशत का अच्छा स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो मैं जाता हूँ उन लोगों के पास, रोज़ शाम को पूछता हूँ, एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। अच्छा, अगर आप माहिरीन से पूछें, वो इससे बहुत बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा खान साहब ने क्या किया? पहले तो असद उमर साहब को ले आए जी, फिर ये कैसा फैसला था भाई? वो उनका कोई तजुर्बा नहीं है इसका, वो कारपोरेट बिजनेस के आदमी, अच्छे आदमी हैं। फिर उनसे मायूस हुआ है, फिर अवीज़ शेख को ले आए, फिर अवीज़ शेख से मायूस हुए, फिर अपना शौकत तरीन साहब को ले आए। जब आप रोज़, कभी वो कहते हैं चीनी मॉडल, कभी कहते हैं मलेशियन मॉडल, कभी कहते हैं अमेरिका की तरफ माइल हो जाते हैं, कभी चीन की तरफ माइल हो जाते हैं, तो कोई यकसुई नहीं है। सूझबूझ भी कम है, माशरे की केमिस्ट्री को भी, माशरे के मिजाज को भी नहीं समझते, अपनी तारीख और कौम को भी नहीं समझते। और अब वाल ये कि कोई जरूरतमंदा ना फैसले कर सकते ही नहीं है। ठीक है, खुशामदियों में घिरे हुए लोगों ने क्या फैसले कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के हवाले से शौकत तरीन साहब ने बताया है कि इसकी खुदमुख्तारी का बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है? ये मेरी ज़ाती राय ये है, जितना मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता। ये अगर खुद मुख्तारी का फैसला हुआ भी तो ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया तो पूरी मईशत उनके कंट्रोल में चली जाएगी और इसका नतीजा बहुत तबाहकुन होगा। ठीक है,
चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस तो हमसाया मुल्क भारत की दाखिली सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ बिपिन रावत की तैयारा हादसे में हलाकत के हवाले से मुख्तलिफ तनाज़ात और उनकी वजूहात के ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, मगर मईशत की जब हम बात कर रहे थे तो एशियाई तरक्याती बैंक ने जो पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कुछ बेहतरी के इम्कान मौजूद हैं? और जी कर्ज लेने से क्या बेहतरी आएगी? आपसे मैंने अर्ज़ की 4 पॉइंट्स बयान किए जिस पे आप किसी वक्त माहिरीन से कर लें, हम किसी वक्त बुला लेंगे टॉप एक्सपर्ट्स को जो अच्छे माहिरीन हैं, उनसे बात कर लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये माहिरीन ही की राय है, मेरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि मईशत कैसे ठीक हो सकती है? 17,000 कारें थी, 17 लाख कारें थी, या मेरा ख्याल 22-23 लाख थी, इतनी गलती मुझे लग सकती है। ठीक। 2005 में अब कितनी हैं? 77 लाख, 77 लाख कारें हैं। को 50-60 लाख कारें हमने मंगवाई हैं, उसमें वो 4 व्हीलर्स भी हैं, 4 पहियों वाली। ये सबके 4 पहिए होते हैं, मगर कारों के तो 2 पहिए हरकत करते हैं ना, तो पीछे 2 पहिए हरकत करते हैं उनकी अपनी उसे ताकत से, मगर कुछ के 4 पहिए। अब ये ट्रक जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये जो पागलों का काम है, 2 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी, 4, वो क्या करती है? गाड़ी का एक ही काम है कि मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और आरामदेह हो, और कार डेफिनेटली जीप से ज़्यादा आरामदेह होती है, लेकिन वो शान शौकत का मामला है। अच्छा, ये आप मंगवा रहे हैं मोबाइल टेलीफोन महंगे से महंगे। जिस किसी ने भी तजुर्बा किया है चीनी मोबाइल का, और ये जो बहुत महंगे 2-2.5 लाख रुपए के हैं, तो उसको पता है कि इक्वली गुड 19-20 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा वो भी मुश्किल से 19-20 का फ़र्क। मैंने दोनों का तजुर्बा, हर तरह के टेलीफोन का तजुर्बा किया। आपको पता है हमने कितने पैसों की कारें मंगवाई हैं पिछले 10 साल में, और मोबाइल बताइए? $35 बिलियन, $35 बिलियन। डब्बा बंद खुराक, टाफियाँ, चॉकलेट, बिस्किट और इस तरह की चीज़ें। आपको पता है पाकिस्तान में शायद इंपोर्ट होता है कितना, और कितना वो महंगा है। और यहाँ शायद वाला क्या मुश्किल है, वो डब्बे से रखने होते हैं खेत में, किसी भी खेत में रख दें। ये 2-2.5 करोड़, 2.25 करोड़ एकड़ तो सिर्फ गंदम की वो है, फसल होती है। वहाँ आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है उसकी। लोगों को सादगी की तरह क्या मकान बनाते हैं, आप अमेरिका जाएं, बरतानिया जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, डरबों जैसे मकान होते हैं छोटे छोटे। जापान में जाएं, इससे भी छोटे होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े मकान हम हैं शहजादों की तरह रहना चाहते हैं। अपर क्लास और मिडिल क्लास ये इतना बेदरेग सरमाया खर्च करती है, इतना बेदरेग सरमाया खर्च करती है, फिर ये चोरी करती है। यानी 90 लाख से ज़्यादा हैं एसी लगे हुए, आपका ख्याल है वो बिल देते हैं? और कितने मोहल्ले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हुकूमत क्यों नहीं जानती, कि जिसमें गैस जो है उसका बिल ही पे नहीं किया जाता, बिजली कितनी चोरी की जाती है। तो एक तय्युश की ज़िंदगी बसर करनी है एक कौम ने, वसाइल उसके हैं नहीं, तो जैसे घर का बजट होता है ऐसे मुल्क का बजट होता है। तो ये नहीं ठीक हो सकता जब तक पॉलिसियाँ तब्दील ना की जाएं, जब तक FBR की इस्लाह ना हो, जब तक पुलिस की इस्लाह ना हो। पुलिस ठीक हो तो बिजली चोरी कैसे हो सकती है? बिजली का कुंडा तो आप गली में से गुजर रहे हैं तो आपको नजर आता है जी। 1 महीने में लाहौर में फहरिस्त बन सकती है, नहीं तो बिजली कंपनी को आप प्राइवेटाइज कर दें, बिल्कुल आसान बात है। वो खरीदेंगे, वो बढ़ाएं, कीमत कम करें, उनको नफ़ा नुकसान वो बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो 20% बिजली चोरी होती है, 15-20%, जब वो चोरी नहीं होगी, इसी तरह जब गैस नहीं चोरी होगी तो पैसे पूरे हो जाएंगे, आप कोई खसारे में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब, शौकत तरीन साहब ने भी इशारा दिया है कि अब जो मिनी बजट पेश किया जाएगा अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जितनी भी बाहर की चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया उनके ऊपर टैक्स वो बढ़ा देंगे। और बैंक्स ने भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया कि जो गाड़ियां खरीदने का या लीज पे लेने का रुझान है उसको कम किया जा सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बैंक की तरफ से भी, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि नहीं करेंगे ये?
वो कह रहे हैं ना कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। शौकत साहब की अप्रोच इस मामले में काफ़ी हेल्दी है। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे अंग्रेजी बोलने वाले अमीर लोग, और उनका बड़ा असर लेते हैं खान साहब। तो ये अगर करना था तो अब पिछले 3 साल में क्यों नहीं किया? अब पिछले 3 साल में कोई $10 बिलियन का है जो फालतू चीज़ें मंगवाई गई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो आप मुल्क में गाड़ियां बन रही हैं वो गाड़ियां आप ख़रीदें, चलिए उसमें से भी कुछ पैसा बाहर जाता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बना सकते हैं, दुनिया का 2nd बेस्ट मिसाइल है, आप ये 3rd बेस्ट होगा। तो एटम बम आप बना सकते हैं बेहतरीन, और आपसे कार नहीं बनती। कार बनाना कौन सी ऐसी बात है? आपसे इंटीग्रेटेड सर्कल नहीं बनता। मलेशिया ने बनाया है, $35 बिलियन का वो बेचते हैं, जो टीवी में लगता है और कंप्यूटर में लगता है। आप कंप्यूटर क्यों नहीं बना सकते जी? मलेशिया बना सकता है। मलेशिया को बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क था, उसके पास रबड़ के सिवा और पाम ऑयल के सिवा मलेशिया के पास था क्या? $500 मेरा ख्याल है फीकस उनकी आमदन थी 20 साल पहले। तो हम उनसे कुछ ना कुछ आगे थे, पीछे तो नहीं थे। तो जब आपने साइंसी अंदाज़े फ़िक्री इख्तियार नहीं करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी ही नहीं है, एग्रीकल्चर में अगर आप ज़ाफ़रान पैदा करें, ओलिव ऑयल करें, पिस्ता पैदा करें, आर्किडो पैदा करें, मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैंने ताज़ा एक स्टडी पढ़ी है, जो ये ऊद का दरख्त है, ये 5 साल के बाद मिनिमम, ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा उस रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है। अच्छा, मिनिमम 25 करोड़ रुपए में बिकता है एक दरख्त ऊद का, और 1 एकड़ में कितने लग सकते हैं? 25 फुट का फासला सिर्फ चाहिए होता है, सैकड़ों दरख्त 1 एकड़ में लग सकते हैं। तो जब ये फ़खर इमाम साहब के पता नहीं इल्म है या नहीं है, जब आप कोई चीज़ प्लान ही नहीं करते, गंदम इससे दुगनी हो सकती है, कपास इससे दुगनी हो सकती है, और पाम ऑयल आपके दरियाओं के सब किनारों पे लग सकता है, हवा से बिजली पैदा हो सकती है, पानी से पैदा हो सकती है। तकरीर खान साहब ने ज़रूर करनी है दिन में, अब बोल तो 2 तकरीरें करनी है, वरना एक तो ज़रूर करनी है। तकरीर का मतलब आप समझते हैं क्या है? घर से निकलेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ 2 घंटे सर्व, 1.5 घंटा सर्व करेंगे, चाय पियेंगे, लोगों से गपशप करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे वज़ीर आज़म के तकरीर में ज़ाया हो गए, तो काम किस वक्त करेंगे? अब ये वो इमरान खान साहब नहीं हैं जो कभी थे, अब 90 मिनट वर्जिश नहीं करते, 20 मिनट करते हैं, और आप जितना खाना खाते थे उससे ज़्यादा खाना खाते हैं। उम्र का असर होता है, जिम्मेदारियों का असर होता है, उतना टाइम नहीं दे सकते। काम करने से मसले हल होते हैं, बातों से नहीं होते। पीटीआई में कौन काम करने वाला आदमी है? ज़रा मुझे किसी का नाम तो बताएं। आपका वज़ीर माहौलियात पंजाब का कहता है पोल्यूशन है ही नहीं जी, पोल्यूशन का वजूद ही नहीं है। रिजवान साहब दुनिया के तमाम अदारे कहते हैं कि लाहौर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, वो कहते हैं, रिजवान साहब कहते हैं है ही नहीं। अच्छा, रिजवान साहब ये बात 1.5 महीने से कह रहे, इसको निकालते क्यों नहीं रिजवान साहब को? और मसला हल करना तो बाद की बात है। एक आदमी इतनी बड़ी खुद फरेबी में है, कौम को खुद फरेबी में मुब्तला करना चाहता है, और इतना सफायद झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, उसको निकालते क्यों नहीं? कोई काम करने वाला आदमी आपको नज़र आता है? उस्मान बुज़ार को काम करने के लिए रखा है, महमूद खान को काम करने के लिए रखा है, हारून इस्माइल को काम करने के लिए रखा है। ठीक है हारून साहब। आपने इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से बात किया कि रोज़ आते हैं, 2 नहीं तो कम से कम 1 तकरीर करते हैं। वर्चुअल समिट के अंदर भी तो उन्हें इनवाइट किया गया था अमेरिका की तरफ से, जो डेमोक्रेसी समिट था। खान साहब ने शिरकत नहीं की। क्या समझते हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को फैलाने का वक्त है, ना कि सुकेड़ने का। फैसला कितना नुकसानदेह है या कितना अच्छा फैसला उन्होंने किया, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरी कोई ख़ास बात नहीं हो सकी उन लोगों से जिनकी राय पे एतमाद किया जा सकता है, जिनसे मशवरा किया जा सकता है। सादा सी बात यह है, डिप्लोमेसी का नंबर 1 उसूल यह है कि कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं की जाती। ठीक, ये बहुत सादा सी बात है कि अगर एहतजाज करना चाहते थे, एक लिखी हुई तकरीर दे के किसी को भेजते, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि हर दफ़ा ज़िम्मेदारी नए आदमी को सौंपी जाए, और एक शानदार तकरीर होती जिसमें ये कहते मिसाल के तौर पे कि पोल्यूशन तो आपने फैलाई है, अमेरिका ने फैलाई है, सनती मुल्कों ने फैलाई है, सज़ा हम भुगत रहे हैं,
जंगे आप लड़ते हैं, सदा हम भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान में $150 बिलियन का हमें नुकसान हुआ अंदाजन, इससे कुछ कम हो सकता है। और प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो जाता और आपकी हाज़िरी भी लग जाती और आपकी बात भी पहुंच जाती और उस पर गुफ्तगू भी होती। तो लेकिन बहरहाल खान साहब जो हैं वो उनकी अना बहुत बड़ी है। तो 22 करोड़, जब हमारा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि हम किसी कैम्प में नहीं हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि कल चीनी ज़ाहिर है कोई ना कोई कानून करेंगे इस पर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आसियान है, किसी और प्लेटफार्म से करेंगे और उसमें भी 150 अफ्रीका में उनके असरात हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, रूस है और बहुत से मुल्क हैं जो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप उनसे कहते कि आप भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हम उसमें भी आ जाएंगे, इसमें पार्टिसिपेशन का लेवल कम कर देते। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये कौम ऐसी है, मैं आपको बताऊं, ये ज़बरदस्त खराज तहसीन खान साहब को पेश करेगी और बड़े बड़े मुबस्सिरीन कहें खान साहब आपने कमाल कर दिया जी, लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब फैटम का इजलास होगा, पता उस वक्त चलेगा जब अगली किस्त लेनी होगी IMF से, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमसाया मुल्क भारत के क्या हालात हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, बिपिन रावत भारत के हवाले से बात करेंगे। सब जानते हैं कि तैयारा हादसे के अंदर उनकी हलाकत हुई है, तो इस हलाकत को लेकर मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात ने क्यों जन्म ले लिया है? नहीं, ज़रूरी नहीं है हादसा हो। देखिए इसका पता कैसे चलेगा कि ये हादसा है या साजिश है? ठीक, इसका पता इस तरह चलेगा अगर प्रॉपर तहकीकात हुई, अगर आला सतह की शफाफ तहकीकात होती हैं और उसमें ये पता चलता है कि हादसा था तो इसे हादसा मान लिया जाएगा, वरना दो और इम्कानात हैं। एक ये है कि बर्मा में म्यांमार जिसे अब कहा जाता है, उसमें एक ऑपरेशन जो उन्होंने किया था ना जी, ये तमिलनाडु की रियासत से मुल्क तमिलनाडु उसके साथ लगती है, तो ये लोग वहाँ चले गए थे, माओइस्ट हैं और इनमें से कुछ लोग मारे गए थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने तखरीबी कार्रवाई की हो। ठीक, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एयरफोर्स से उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई हो, क्योंकि एयरफोर्स के लोग इतने गुस्से में थे कि मौजूदा चीफ ने भी कहा, साबिक चीफ ने भी कहा, इनके ख़िलाफ़ बयान दिए। ऐसा होता नहीं है दुनिया में। जब इन्होंने ये कहा कि ये सपोर्टिंग आर्म है फ़िज़ाइया जो है, तो उन्होंने कहा नहीं सपोर्टिंग आर्म नहीं, ज़ाहिर है सपोर्टिंग आर्म तो एक लिहाज से है और एक लिहाज से वो, उन्होंने कहा हम खुद एक ताकत हैं, फौजी ताकत है। ज़ाहिर है फ़िज़ाइया के बगैर कौन सी दुनिया की फ़ौज जो है वो लड़ सकती है। दुरुस्त। अच्छा, वो देखिए ये 17 क्या वो था रूसी पायलट, ये VVIP मूवमेंट के लिए होता है। अभी लद्दाख का दौरा इसी पे किया था मोदी ने। ये त्यारा कैसे ख़राब हो गया, ये आसानी से काबिल फहम हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये त्यारा कैसे ख़राब हो गया और ये बात क्यों नहीं कर रहे इसकी कि ये भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी इसके शख्स के बारे में चंद बातें समझने की ज़रूरत है बिपिन रावत के बारे में। एक ये है कि ही वॉज नॉट ए गुड जनरल। एक तो मैंने आपको जनरल बिलाल अकबर का वाक़या बताया था कि उन्होंने इसको एक दफ़ा ट्रेस कर लिया और इसे कहा भाग जाओ, तो ये भाग गया। और ठीक उस वक्त जब गोलाबारी हो रही हो तो बॉर्डर के करीब आर्मी चीफ का आना ही बेईमानी है। दूसरी दफ़ा 19 फरवरी था, आपको याद है क्या तारीख थी? 2019 में जब 5-6 मकामात पे पाकिस्तानी फ़िज़ाई ने बमबारी की थी, आखिरी हफ्ते की तारीखें थी, उस वक्त भी इसको ट्रेस कर लिया गया था। इतना समझदार आदमी है ये, ट्रेस कर इसको लॉक कर दिया गया। मतलब ये कि वहाँ पे ठीक ऊपर बम गिराया जा सकता था, मगर उस वक्त भी इसको वार्निंग दी गई कि भाग जाओ, और ये भाग गया वहाँ से। तो ये कोई जंग लड़ने का नहीं था, यानी कोई जनरल अच्छा नहीं था। अलबत्ता ये मोदी के इसको तो कहते ही थे कि ये लीडर है, सियासी लीडर है, मोदी का पसंदीदा आदमी था। ये भी कभी हुआ है कि एक आदमी के लिए अदारा बनाया जाए? ठीक है, पाकिस्तान में भी ये अदारा बना है, जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी,
तो उसको खास फायदा नहीं है। वो भुट्टो साहब ने बनाया था सही। वहाँ तो, यहाँ तो चलिए इसलिए नहीं बनाया गया था कि फला आदमी को अकोमोडेट किया जाए, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये था जिस पे अमल नहीं हो सका बाद में, बावजूद इसका मौका नहीं है बात करने का, कि भाई सारी अफवाह जो हैं उनकी कमान एक हो। अच्छा, ये इस आदमी को ना सिर्फ मोदी साहब ने बना दिया, क्योंकि इसने कश्मीर में बेपनाह मजालिम किए, और फिर उसको इंडिया में ये कहा कि तहरीक को कुचल दिया गया है, और वो वहाँ पे भी अपना तमिलनाडु में भी, और उसको इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। तो जनरल तो ये अच्छा नहीं था। अब इसको एक कंट्रोल दे दिया गया था, ये भी एक बड़ा मसला है। वहाँ पहले ही बहुत प्रॉब्लम है, वो भी अर्ज करता हूँ आपसे। फंड्स का कंट्रोल इसको दे दिया गया था। अब फिजाइया, बहरिया, बर्री फौज सबके लिए इसके एक आदमी के पास कंट्रोल है, क्योंकि मोदी का पसंदीदा आदमी है, तो जाहिर है उससे नापसंदगी थी तो फैलेगी, पहले से ही मौजूद थी। अच्छा, फिर वहाँ बहुत इख्तलाफात हैं। मसलन राजनाथ सिंह हैं वज़ीर दिफा, अमित शाह हैं वज़ीर दाखिला, अजीत दोवल हैं नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र, जिनका कमरा उनके कमरे के साथ है जी, उसके नरेंद्र मोदी के कमरे के साथ वो बैठते हैं, दरमियान में दरवाज़ा है। और वो उन्होंने कहा था एक बार कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता, डरते डरते सिगरेट पीता हूँ, मोदी साहब एलर्जिक हैं सिगरेट से। तो इतना वो करीब बैठ। अब ये सारे अरुणाचल प्रदेश और दूसरी जगहों पे जो मार पड़ी है चीनियों से, उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, खबरें लीक करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इंडिया एक मुश्किल इंडिया है। देखिए 3 महाज है इंडिया के, एक महाज नहीं है। एक चीन का महाज है, दुरुस्त, ये बपन रावत इस 2.5 महाज कहते थे, 2.5 नहीं है, 3 है। एक चीन का महाज है, एक पाकिस्तान का महाज है, एक जनाब अंदरून मुल्क महाज है। अकलियतों पे देखो ना, सिखों ने आखिर अपने मुतालबात मनवा लिए, मुसलमान भी उठेंगे एक दिन अपने मुतालबात के लिए। हाँ, तो मानना पड़ेगा ना। तो ये कोई दाना आदमी नहीं थे। बाकी तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, बाद लोग उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बुरी बात है। खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। वो हमारे शायर ने ये कहा था, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। ये नहीं अच्छी बात, ये अखलाक से गिरी हुई बात है। लेकिन बहरहाल तारीख़ का तज्जिया और तारीख़ी शख्सियात का तज्जिया दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हारून साहब, आपने जिन महाजों की बात की, चाइना के साथ इस वक्त इंडिया का काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ है। आपको लगता है कि बिपिन रावत की हलाकत के बाद चाइना के लिए जो इंडिया की पॉलिसी है उसमें तब्दीली आएगी? नहीं, पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। पॉलिसियाँ बिपिन रावत साहब नहीं बनाते थे, सिर्फ वो मोदी के वफादार थे, उनकी मदद करते थे। पॉलिसी में कोई मेजर चेंज नहीं आ सकती, इसलिए कि सिविल को बालादस्ती। वैसे तो वहाँ फौज अब बहुत असर्ट कर रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बहुत असर्ट कर रही हैं, और बहुत उनसे मशवरा किया जाता है, इसलिए कि फंस बहुत बुरी तरह गए हैं ना। देखिए रूसियों ने यही उन्हें समझाने की कोशिश किया है। अभी जब प्यूटन गए थे और सरगेई लारोव जो हैं वज़ीर ख़ारजा जो रूस के हैं, वो यही समझाते रहे इंडियंस को कि भाई आप चीन के खिलाफ जब महाज आराई का हिस्सा बनेंगे तो जाहिर है कि हम भी परेशान होंगे, दूसरी अक़वाम भी परेशान होंगी, और इसमें आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन पॉलिसी में तब्दीली नहीं आ सकती कोई बड़ी। ठीक है, आप मजीद इस पे हारून साहब मजीद कोई बात करेंगे, या फिर मैं कोरोना के हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी, जो नया वेरिएंट सामने आया उसके मुतालिक बात करना चाह रही थी। बस वो सिर्फ इतनी बात इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि प्यूटन का दौरा पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। वो S-400 मिसाइल का सौदा तो पहले ही हो चुका था, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और अमेरिकी उस पर इसलिए नाराज़ नहीं हुए कि वो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, जबकि तुर्की से वो नाराज़ हो गए। बाकी जो वो एक ये आइडिया था कि दोनों मुल्क, जैसे अमेरिका के साथ उनका मुआहदा है कि एक दूसरे के हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकें, और बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकें, तो उस पर बात ज़रूर हुई लेकिन नहीं हो सका। ठीक है, चलिए हारून साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है सामने, ओमिक्रॉन, इसकी नौइयत का क्या साइंसदानों को अंदाज़ा हो सका है? क्योंकि इसके हवाले से कहा जा रहा था कि कराची के अंदर भी एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता फैलने का खदशा है। अभी इनिशियल क्या रिपोर्ट्स हैं? नहीं, इनिशियल क्या, वे डिटरमिन हो गया है। जो लोग ताज़ा तरीन चीज़ें पढ़ते रहते हैं और राब्ते में रहते हैं, पाकिस्तान में भी कई एक्सपर्ट हैं, इसमें और डेल्टा में बुनियादी तौर पे फ़र्क नहीं है जी। यानी
नुकसान इससे भी उतना ही होता है सेहत का, और ख़तरा उतना ही होता है, लेकिन ये फैलता ज़्यादा तेज़ी से है। यानी घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि अगर आप मास्क पहनते हैं सही, और अगर आप बाहर से आने वालों को रोक देंगे, एयरपोर्ट पे चेकिंग ठीक होगी, अगर आप हाथों पे लोशन लगाते हैं आपको कोई ख़तरा नहीं। देखिए बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं पैंट को, जुराबें पहनते हैं, बूट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा दबाव होता है ना, मास्क का दबाव इससे कम होता है। अगर आप एक अच्छा मास्क पहने हुए हों तो कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब, वक्त बेखतर। आपका भी बहुत शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।